बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और आज सुबह सुबह ही आपको एक अच्छी खबर देते हैं। आगाज़ करते हैं अच्छी और खुशखबरी की खबर से, और वो ये कि पासपोर्ट इंडेक्स की जानिब से साल 2025 की रैंकिंग नाज़रीन जारी हुई, जिसमें पाकिस्तान की पासपोर्ट की कदर बढ़ गई है। बिल्कुल जी, बतदरीज तरक्की हुई है और हम देख रहे हैं कि पहले टॉप 10 पासपोर्ट्स में शामिल कर लिया गया है पाकिस्तानी। टॉप 100, अल्लाह करे कि हम टॉप 10 टॉप 100 में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है उसके शहरी अब 32 ममालिक में बगैर वीज़े के सफ़र कर सकेंगे। वो आपके साथ 32 ममालिक भी हम शेयर करेंगे जहाँ पर वीज़ा फ्री सफरी सहूलियात उन्हें मुयसर होंगी। सिर्फ आपको अपनी टिकट दिखानी होगी, रिटर्न टिकट, और उसके बाद आपको अपना स्टे दिखाना होगा और आप वहाँ का वीज़ा हासिल कर पाएंगे, बल्कि वहाँ पर ट्रैवल कर पाएंगे। इनमें कौन कौन से ममालिक हैं, ये सारे ममालिक भी हम बताते हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं थोड़ा सा माजी की सूरत हाल, तो 2021 में हम 113वें नंबर पर थे। ये अब एक मस्बत पेशरफ्त हुई है कि हम 100वें नंबर पर आ चुके हैं। और आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियों और आलमी ताल्लुकात में भी बेहतरी की अक्कासी करती है ये बात। और डीजी पासपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन जल्द ही पासपोर्ट ऐप के जरिए शहरी अब घर बैठे अपना पासपोर्ट भी बनवा सकेंगे। और जनाब यही नहीं, बल्कि एक अच्छी खबर ये भी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया है, जिसके मुताबिक जो सिफारती पासपोर्ट होंगे, सरकारी पासपोर्ट होंगे, उनके लिए उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी, वो वीज़ा फ्री होंगे। और ऐसे मुआहिदे के बाद जो ये अफराद हैं वो सफ़र से पहले जो वीज़े की दरकार रस्मी कार्रवाइयाँ थी उससे निजात मिल जाएगी और वो आराम से सफ़र कर सकेंगे और इससे सिफारती ताल्लुकात जो है वो मज़ीद मजबूत होंगे। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जिन ममालिक के वीज़ा आपको वीज़ा सफरी सहूलियात मिल रही हैं, वो हैं 32 ममालिक। और वो 32 ममालिक जुनेद कौन कौन से? उसमें जनाब शामिल है कतर, इसमें शामिल है कंबोडिया, इसमें मालदीव है, नेपाल है, मशरकी तैमूर है, और इसके अलावा एक पूरी लिस्ट है जिसमें सोमालिया है, तंजानिया है, टोगो है, योगेंडा है, रवांडा है, मोज़म्बिक है, मोरितानिया है, मडगास्कर है, कीनिया है। बहुत सारे ममालिक है इसके अंदर। मैं 3 विजिट कर चुकी हूँ वीज़ा फ्री होने की वजह से। आप लोग भी ज़रूर विजिट कीजिए। और ज़िंदगी आज है, कल हो ना हो, इसलिए जितना वक्त है उसको अच्छे से गुजारें, इंजॉय करके गुजारें। तो आप लोग भी ज़रूर इन ममालिक को विजिट कीजिए। तो एक अच्छी खबर है कि हमारे पासपोर्ट की कदर बढ़ रही है। उम्मीद करते हैं कि कदर बढ़ने का सिलसिला और भी बढ़ेगा और हम इस तरह की खुशखबरियाँ आपको देते रहेंगे। बातें अपनी टॉप 5 स्टोरीज की तरफ, जिसमें सबसे पहले आज बात होगी पाकिस्तान 12 माह में सबसे ज़्यादा माशी बेहतरी हासिल करने वाले ममालिक में शामिल हो गया है। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है जिसमें 12 माह में पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रेट जो है वो 59% से कम होकर अब 47% पर आ गया है। तो ये बेहतरी कैसे हुई, इस तसलसल को जारी कैसे रखा जाए, किन किन चीज़ों पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे सानह सवात, ख़ानदानों के ख़ानदान, रेले की नज़र, सानह सवात के मुतासरीन का ज़िम्मेदार कौन, रेस्क्यू टीमें ताख़ीर से क्यों पहुँची, इस सब पर भी होगी तफसील से बात। और आपको बताएंगे कि एशिया कप पर शाये गैर यकीनी के बादल अब छटने लगे हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको बताएंगे कि आज दुनिया भर में सोशल मीडिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस वक्त 4.7 बिलियन से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत इस्तेमाल या दुरुस्त इस्तेमाल, इस पर भी तफसील से होगी बात। और इसके अलावा बात करेंगे नाज़रीन, पाकिस्तान की पहली बिजली पैदा करने वाली सड़क रूट 47 स्मार्ट तरक्की की नई दास्तान, जिससे 1 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। और यकीनी तौर पे अगर पाकिस्तान की हर सड़क को ऐसे बना दिया जाए तो एनर्जी क्राइसिस पर बड़े हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन आगाज़ हुआ है और एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसकी भी तारीफ की जाएगी, इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं, बिल्कुल एक अच्छी एक लहर आई है माशी तरक्की के हवाले से, माशी बेहतरी के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान 12 माह में सबसे ज़्यादा माशी बेहतरी हासिल करने वाले ममालिक में शामिल है। और ये ब्लूमबर्ग का दावा है, उनकी रिपोर्ट है। बिल्कुल जी, दिवालिया होने से लेकर मजबूत मुस्तहकम होने तक का सफ़र जो है वो पाकिस्तान की बड़ी माली कामयाबी है जो सामने आई है। पाकिस्तान आलमी सतह पर भी उभर कर सामने आया है। मईशतें, पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी सर फहरिस्त है। फिर ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट जारी की है कि अब पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट रिस्क, जिसका पहले 59% था, अब वो 47% रह गया है। तो ये बहुत ही खुशाइंद बात है। हमारे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, माहिर मईशत। वेलकम टू शो कहेंगे हारून शरीफ साहब आपको। हारून शरीफ साहब, यकीनी तौर पर ऐसा इकदाम है और जितने अब तक हम देख रहे हैं हुकूमत की काविशें हैं, कोशिशें हैं, उसकी बदौलत ही हमें ये दिन देखने को नसीब हो रहा है कि हम अब डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो कम हो गया, 47 पे आ गया है जो कि 59 पर था। एक खुशाइंद खबर तो है। अभी मज़ीद कितनी इसमें आप समझ रहे हैं कि बेहतरी लाने की ज़रूरत है कि डिफ़ॉल्ट से हम जो रिस्क है वो कम तो हुआ है, इससे बिल्कुल निकल जाएँ? जी, ये बहुत मस्बत डेवलपमेंट है क्योंकि ये ट्रैजेक्टरी है जो कि बेहतरी की तरफ जा रही है।
और जो हमारी वजारत ख़जाना है और IMF की टीम ने मिलकर किया है, और उनको क्रेडिट जाना चाहिए क्योंकि हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाया है, रिजर्व्स बढ़ाए गए हैं और उनको मेंटेन किया जा रहा है। इसके अलावा जो पॉलिसीज हैं आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और पब्लिक फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर की, उसके ऊपर एतमाद दिखाई देता है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन हमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि डिफॉल्ट रिस्क जो होता है वो कर्जदारों के लिए, जिन्होंने आपको लेंडर्स हैं, पैसा दिया हुआ है, उनके लिए बहुत अहम होता है। इन्वेस्टर्स बाद में आते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स इसको केयरफुली वॉच करते हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसको मज़ीद कंसोलिडेट करें और जी। इन्वेस्टर्स के लिए हम कुछ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर कर सकें ताकि वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म पोजीशन ले। अच्छा हारून साहब, एक तरफ हम देखते हैं हुकूमत इनिशिएटिव लेती है और उससे तासुर ये मिलता है कि हेडलाइंस तो बनवाई जाती हैं लेकिन उसको कहीं ना और से पूरा कर लिया जाता है। एक तरफ बिजली के बिलों में PTV की फीस को हटाया 30-35 रुपये, दूसरी तरफ से फिक्स चार्जेस 200 रुपये ऐड कर दिए गए। इसी तरह से पेट्रोल के ऊपर फी लीटर 80 रुपये के लगभग लेवी वसूल की जा रही है। इस तरह की जो दीगर और बेशुमार चीज़ें हैं वो जो आवाम को चुभती हैं, जो एक साइकिल वाला भी बर्दाश्त करता है, मोटरसाइकिल वाला भी बर्दाश्त करता है, लैंड क्रूजर वाला भी बर्दाश्त करता है। तो इस चीज़ को किस तरह से ठीक किया जाए और आवाम को रिलीफ देने के लिए आपको ये तासुर भी तो देना पड़ेगा कि आपने अपने जो खर्चे हैं उनको घटाया है, जो आपके अपने लवाजमात हैं या जो उनकी एक इसको कहा जाता है कि शाह खर्चियाँ हैं, फौज जफर मौज है साथ चलती है, प्रोटोकॉल्स हैं, उसके ऊपर भी हम देखते हैं अरबों रुपया लगा दिया जाता है। जी, ये एक सिंबॉलिक हम मैसेज देने में नाकाम रहे हैं। जो हमारी इशराफिया है जो रूल करती है, उनका जो रहन सहन है, तौर तरीके हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, वो कम नहीं हो पा रहे। तो आम लोग जो हैं उनके अंदर और इशराफिया के अंदर एक कम्युनिकेशन गैप और ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जब ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ जाता है तो वो फिर एक मुल्क की ओवरऑल माशी तरक्की का हिस्सा बनने से हिचकिचाते हैं कि जी ये मुल्क के अंदर सारा फायदा तो इनको जा रहा है। जो बजट है मेनली वो एक बुक को बैलेंस करने की एक्सरसाइज बन के रह गया है, क्योंकि हुकूमत अपने खर्चे कम नहीं करती और उसको पूरे करने के लिए कभी इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, कभी कहीं से बैलेंस करती है। असल चीज इकोनॉमिक्स में तो ये है कि जब तक हमारी मुआशी तरक्की 2.5% पे रहेगी, हमें टैक्स कलेक्ट करना एग्जिस्टिंग सेक्टर से बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। जब 5 पे चली जाएगी तो यकीनन बढ़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन हम एक्सपेंशन के कवानीन तो बनाए हैं कि जो लोग टैक्स नहीं देते उनको उसके नेट में लाया जाए। अब इस साल देखना पड़ेगा कि ट्रेडर्स और जो रियल एस्टेट वाले हैं और ज़री इनकम वाले कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। मुझे लगता है कि सियासत में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगी और फिर से लोगों के ऊपर बर्डन कैरी ऑन रहेगा कुछ साल। दुरुस्त। तो इससे हारून शरीफ साहब, आप समझते हैं कि जिस सफ़र पे हम गामजन है, अब ज़ाहिर है मुआशी तरक्की का एक सफ़र जो वो शुरू तो हो चुका है, हम बात ये करते हैं कि हम दुरुस्त ट्रैक पर आ चुके हैं। अगर हुकूमत की जानिब से इसी तरह के इकदाम किए जाते रहेंगे, डिस्करेज किया जाता रहेगा बहुत सारे शोबों को, जिस तरह से बजट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इग्नोर किया गया है या फिर उनके ऊपर बोझ जो है वो बढ़ाया गया है मज़ीद, तो आप समझते हैं कि इस तरह से हम तरक्की की वो मनाजिल तय कर पाएंगे? जी, हम पाकिस्तान को इस तरह ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक ग्रेजुअल स्लो ट्रांजिशन में डाल देंगे जिसमें काफी लंबा अरसा लगेगा जो अभी हो रहा है। जरूरत इस अमर की है कि हम इसको जरा फास्ट ट्रैक करें और जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, जैसे यंग लोगों को डिग्निफाइड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जो लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं उनको बजाय इसके कि BISP से कैश देते रहे, उनको आप एक ओवरऑल लेबर फोर्स का हिस्सा बनाने की पॉलिसीज बनाएं। और अपनी जो मेन जो हमारी फॉल्ट लाइन है, जहां हर दफा हम फंसते हैं, वो है कि हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाते। जी। अगर इस तरफ मुझे कुछ चैंपियन दिखाई दे, देखिए सब काम वजीर आजम नहीं कर सकते। वजीर आजम को ये डेलीगेट करके कुछ ऐसे लोगों को देना है जिसपे मार्केट भी एतमाद करें, लोग भी एतमाद करें, इंटरनेशनल इदारे भी एतमाद करें, फिर ये आगे चलेगा। अभी तक समहाउ मैं देख रहा हूं कि सब कुछ
चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस लेकिन पे यही तो मसला है centralized हारून साहब कि अगर वज़ीर आज़म साहब को तो सब कुछ करना भी नहीं चाहिए। उन्होंने मुतल्लिका बंदे अपॉइंट किए हुए हैं मुतल्लिका वजारतों के लिए, और ये उनका काम है कि परफॉर्मेंस दिया जाए। अगर वो नहीं दे रहे तो फिर उनको किस बिहाफ पे, किस बिना पे लगाया गया। हम रियल स्टेट के अंदर देखते हैं बहुत बड़ा गैप है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है। हम ज़राअत जो कि हमारा बैकबोन है, ज़रिए मुल्क है, हम उसके अंदर भी कुछ काबिल ज़िक्र हम इक़दाम नहीं कर पा रहे। किसान नाराज़ हैं, काश्तकार नाराज़ हैं। इसी तरह से हम दीगर जो मामलात हैं जिसके अंदर ट्रेडिंग है, जिसके अंदर खुद कफ़ील होना है, हम अभी भी रॉ मटेरियल बाहर से मंगाने पे मजबूर हैं। तो इन चीज़ों पे, इन शोबों पे काम कब किया जाएगा? ये हमारी प्रायोरिटीज़ कब बनेंगी? जी, ये तो हुकूमत को पता होगा कि कब करेंगे, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ इट शुड हैव स्टार्टेड यस्टरडे। देखिए ना, जो बात है कि जब आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आईएमएफ प्रोग्राम के तहत आपने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ मजबूत कदम उठाए हैं, जो कि खुशाइन बात है। अब उसको अगर कैश करना है तो जो एक कटिंग एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए। हमने आईनी तरमीम के बाद जो डिवॉल्व कर दी हैं सारी चीजें सूबों को अकाउंटेबल कैसे किया जाए, उसका एक मैकेनिज्म है कि वो आपकी सनत के अंदर, ज़राअत के अंदर क्लाइमेट चेंज को डील करने की सलाहियत पैदा करें। मुझे देखिए रहा है कि ज्यादातर जो है उस एरिया में सिर्फ पॉपुलिस्ट दिखाने के इकदाम हो रहे हैं, लेकिन ये जो पॉलिसी शिफ्ट चाहिए, क्योंकि जब तक पॉलिसी शिफ्ट नहीं आएगी मईशत का ढांचा नहीं बदलेगा। जो आप बात कर रहे हैं, ढांचे के अंदर ज़राअत की वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़े। हमारे जो यंग लोग हैं सर्विसेज में, आईटी में 4 गुना ज्यादा कैसे एक्सपोर्ट कर सके। अच्छा हारून शरीफ साहब, ये जो हम देखते हैं कि 35 रुपए का बिजली में रिलीफ, 200 रुपए का जो एक फिक्स चार्जेस है वो ऐड किया जाना गैस के अंदर, इस तरह के इकदाम आपको लगता है कि आईएमएफ की जानिब से हमारे ऊपर इम्पोज किए जाते हैं, या फिर ये हमारी हुकूमत के अपने तौर तरीके हैं जिसकी वजह से वो एक तरफ से हमें रिलीफ देने का लॉलीपॉप देते हैं और दूसरी तरफ से हमारा खून चूसने की तैयारियां हो जाती हैं? तो ये आईएमएफ की तरफ से आप क्या समझते हैं जो इकदाम किए जाते हैं गवर्नमेंट की जानिब से? जी, मैं कोई 18 बरस इंटरनेशनल इदारों की तरफ से ममालिक को डील करता रहा हूँ। आईएमएफ आपको टारगेट देता है कि आपने बजट का खसारा कहाँ रखना है। आईएमएफ आपको गाइडलाइंस देता है कि आपने सब सेक्टर्स को बराबरी की तरह ट्रीट करना है, सब्सिडीज नहीं देनी। अब उस टारगेट को मीट करने के लिए ये हम सब ट्वीकिंग खुद करते हैं, क्योंकि हमने तो आईएमएफ को दिखाना है कि हमने इतना टैक्स इकट्ठा करके खसारा यहाँ पर ले आए। मुझे आईएमएफ से शिकायत है, ऑल दोनों ने इसको हाईलाइट किया है कि आईएमएफ को इनको अपना एक्सपेंडिचर कम करने का टारगेट भी देना चाहिए कि जी आप साल में 20% अपने खर्चे कम करके दिखाएं, ताकि ये आपका जो है उससे भी तो डेफिसिट कम होता है। आईएमएफ माइक्रो चीजों में नहीं पड़ता, वो सिर्फ देखता है कि जो हमारे टारगेट्स हैं वो मीट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये याद रखने की जरूरत है कि आईएमएफ कोई इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने का इदारा नहीं है, सिर्फ बेल आउट का इदारा है, वो हमने खुद करना है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, माहिर मईशत। हुकूमत के जो करने के इकदाम हैं, हुकूमत अभी तक उन पे तवज्जो देने में नाकाम नज़र आती है। हुकूमत को अपने हुकूमती जो खर्च हैं उन पे कमी लाने की ज़रूरत है, ना कि आवाम के ऊपर मजीद बोझ पर बोझ डालने। डायरेक्शन बेहतर हुई है और उसके असरात आना शुरू हो चुके हैं मईशत में बेहतरी के हवाले से, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बता रही है कि हमें डायरेक्शन तो ठीक हो चुकी है, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कोई बात हो जाए आईफोन 17 प्रो मैक्स की जनाब, जो कि लॉन्च के लिए तैयार हो चुके हैं। जुनेद, आपने 16 ले लिया है? नहीं, हम 17 लेंगे, उसको लेने के लिए तैयारी करते हैं। अच्छा, जब 16 आया था तो हम तब भी नहीं ले पाए, 17 आया है तो महंगाई एक बार फिर से इतनी जोरों की है। लोगों का ज़हन बनाते हैं हम। कौन से नए फीचर्स हैं जनाब, वो सुन लीजिए। एप्पल ने अपने अब तक के सबसे ताकतवर और जदीद स्मार्टफोन आईफोन 17 प्रो मैक्स को मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है जनाब, और आईफोन 17 प्रो मैक्स में जदीद तरीन A19 प्रो चिप इस्तेमाल की गई है। इससे बंदा भी ट्रैक किया जा सकेगा मेरे ख्याल में, जो कि प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर 3nm पर मबनी है, और ये ना सिर्फ कारकर्दगी को बेहतर बनाती है बल्कि बैटरी की बचत है उसको भी जो है यकीनी बनाती है। और इस चिप की मदद से, क्योंकि ये चिप जो है वो 12 GB रैम होगी, और एप्पल की तारीख में एक अहम इजाफा इसे करार दिया जा रहा है। ज़्यादा रैम का मकसद सिर्फ तेज़ रफ्तार काम करना नहीं, बल्कि इससे आने वाले AI में शामिल जो iOS 26 फीचर्स है
इसके लिए भी मौजू बनाया गया है, जबकि सबसे मुनफरिद खुसूसियत वेपर चैम्बर को कूलिंग सिस्टम है जो पहले बार किसी आईफोन में शामिल किया गया ताकि फोन आपका ज़्यादा इस्तेमाल से मेरा अपनी एक राय है कि सजेशंस मेरी तरफ से आईफोन कंपनी को, लेकिन आप थोड़ा लेट हो गए, इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डालने चाहिए जिससे आप किसी को ट्रैक कर सकें और उसकी गुफ्तगू में सच और झूठ को भी पकड़ सीधा सीधा कहना कि अपने हस्बैंड को आप ट्रैक कर सकें जहाँ जहाँ वो घूम रहे हैं। हाँ, मतलब आप हस्बैंड को दुनिया में किसी को भी आप ट्रैक कर सकते हो। बात है, आपको तो वैसे इंटेलिजेंस आप बहुत लेट हो जाते हो, आपको भी ट्रैक किया जा सकता है इंटेलिजेंस एजेंसी में। वैसे अगर अच्छा, नहीं, वैसे आपको नहीं लगता कि अगर तो झूठ तमाम और इस दुनिया की खवातीन को अगर मेरे ख्याल में ये काम सौंपा जाए, आपको पता है, मैं तो ये भी चाहती हूँ कि इसके अंदर एक फीचर ऐसा होना चाहिए कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका फोन जो है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाए। बल्कि आप मान करेंगे कि झूठ बोल रहा हो तो कोई चुटकी काट ले फोन या फिर थप्पड़ लगा दे। ये आपकी ख्वाहिशात तो बढ़ती जाएंगी, लेकिन सारों को पूरा करना आईफोन के लिए काबिल अमल नहीं होना। अच्छी ऑप्शंस है जो मैं दे रही हूँ सजेशंस, अगर लेकिन आप अगर ख्वाहिशमंद हैं 17 प्रो मैक्स के खरीदने के तो ये तमाम उसकी खुसूसियात हैं, कुछ ही दिनों में लॉन्च किया जाएगा। उसकी खुसूसियात और फीचर्स आईफोन ने मुतारिफ करवा दिए। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और अफसोसनाक सानहा सवात, इसका जिम्मेदार कौन है? अब सभी यही सवाल पूछ रहे हैं। बेरहम मौजों के बीच मदद को पुकारते सयाहों को बचाया क्यों ना जा सका और इमदादी टीमें देर से क्यों पहुंची? और जब पहुंच भी गई वो इमदादी टीमें तो वो रेस्क्यू क्यों नहीं कर पाई और रेस्क्यू एहलकार जो हैं उनके पास तमाम सामान मौजूद क्यों नहीं था? ये वो सवालात हैं जो यानी शाहिदीन भी कर रहे हैं और जाँ बहक होने वालों के घर वाले भी ये सवालात कर रहे हैं। आखिर इनका जवाब अब कौन देगा कि उनको बचाया क्यों नहीं जा सका, उनकी चीखो पुकार क्यों नहीं सुनी जा सकी है? हमारे साथ मौजूद है वकास अहमद, नुमाइंदा सवात। वकास, आपको वेलकम करेंगे शो में। वकास, क्या सूरत हाल बनी? आखिर रेस्क्यू टीमें इतनी ताख़ीर से क्यों पहुंची और जब रेस्क्यू टीमें पहुंच भी गई तो फिर भी रेस्क्यू क्यों नहीं किया जा सका? क्या जो सामान चाहिए था रेस्क्यू करने के लिए उनके पास वो आलात, वो मशीनरी, वो सामान मौजूद नहीं था? क्या वजह बनी आखिर? अस्सलाम वालेकुम मैम, पहले तो आपकी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। मैं आपसे तफसीली में ये सारा वाक़या आपको सुनाऊंगा। 3 दिन पहले दरिया स्वात में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि दरिया स्वात में सैलाबी सूरत हाल पैदा की, जिसकी नतीजे में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 80 से ज़्यादा अफराद बन चुकी थी। अब उस दिन तकरीबन 57 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अगर मैं बाईपास की हवाले से बात करूं, जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि 2 फैमिलियों की 18 अफराद दरियाई स्वात में बस चुकी थी। वो अफराद सुबह नाश्ते के बाद दरियाई स्वात के किनारे तस्वीरें बना रही थी कि अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और वो दरिया में फंस चुकी थे। हम जहाँ पर वहाँ पर जो बंदे मौजूद थे, इन शाहिदीन के मुताबिक मैंने उससे बात की। उन्होंने कहा कि 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक ये सयाह वहाँ पर बस चुकी थी, लेकिन हमने बार बार रेस्क्यू 11222 के साथ राबिता करने की कोशिश की, इंतजामिया के साथ राबिता करने की कोशिश की। रेस्क्यू 11222 1 घंटे बाद आई और जब वो आई तो 3 बंदे रह चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अच्छा, ये बताइए वकास के रेस्क्यू 112 के पास अपना कोई ज़ाती हेलीकॉप्टर है इस सूबे के लिए जो वक्फ हो, या केपी गवर्नमेंट के ज़रिए इस्तेमाल कितने हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि इमरजेंसी सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाते हैं? एनडीएमए, पीडीएमए के पास कितने हेलीकॉप्टर हैं? इसके पास सूबे में सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर है जो वो वज़ीर आला के पास है और वो वहाँ पर सिर्फ खड़े रहने के लिए वो हेलीकॉप्टर थे। इससे पहले 2 साल पहले एक और वाक़या पोस्तान में पेश आया था। वहाँ पर भी तकरीबन 7 आदमी फंस चुके थे, लेकिन कोई मदद के लिए ना आया और वो दरिया में बह गई। इसी तरह यही वाक़या हो गया कि 2 फैमिलियों के 18 अफराद दरियाई स्वात में फंस चुके थे, लेकिन कोई नहीं आया उसको बचाने के लिए। उसमें बच्चे भी शामिल थे, बूढ़े भी शामिल थे। अच्छा वकास, इससे पहले हम देखते हैं कि फौजी इमदाद भी ली जाती है और फौज जो है वो इमदादी सरगर्मियों में शामिल हो जाती है और फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए हमने देखा इससे पहले भी जहाँ जहाँ पर लोग फंसे होते हैं उनको निकाला जाता है। तो क्या इस बार फौज की जानिब से कोई हेल्प नहीं तलब की गई है? नहीं। रेस्क्यू सारी जिम्मेवारी जो है ना वो रेस्क्यू की है ना, तो जब अवाम ने रेस्क्यू के साथ भी राबिता करने की कोशिश की वो भी मौका। तो जो वज़ीर आला के पास जो केपीके के वज़ीर आला के पास जो हेलीकॉप्टर है, क्या वो इमदाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? नहीं, उसको किस लिए रखा गया है वहाँ अगर इमदादी सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा था? बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वो वज़ीर आला खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा,
तो आवाम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, तो अब इसके अंदर जिम्मेदार हमने देखा है कि रेस्क्यू 1122 के कुछ लोगों को कुछ ज़िले इंतज़ामिया के लोगों को इसमें बरतरफ किया गया है। असल जिम्मेदार कौन है? असल कौन जिम्मेदार है? किसकी जिम्मेदारी थी इनको रेस्क्यू किया जाता? अगर मैं अवाम के बारे में बात करूं या अवाम की मौक़िफ़ आपके सामने पेश करूं तो अवाम का यही कहना है कि सारी जिम्मेदार जो है ना वो रेस्क्यू 1122 है और ज़िली इंतज़ामिया है कि वो बर वक्त ना पहुंच सके और इसकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अगर रेस्क्यू 1122 के पास कोई इमदादी इक्विपमेंट्स होती या सेफ्टी किट्स होती तो ये हादसा पेश ना आता, लेकिन रेस्क्यू 1122 की गफलत की वजह से ये हादसा पेश आया है। अच्छा, हम बज़ाहिर देख रहे हैं वकास के ये लोग दरिया के बीचों बीच खड़े हुए हैं। कितनी देर में ये सूरत हाल पैदा होती है? और आप चूंकि इस इलाके के रिहायशी हैं, जो लोग सैर व सियाहत की गर्ज से यहाँ पर जाना चाहते हैं, उनकी भी रहनुमाई फरमाइएगा कि क्या तरीक़ाकार होता है, क्या SOPs होते हैं, और अगर कहीं बारिश हो, कोई इस तरह की सैलाबी सूरत हाल हो तो कितनी देर में फौरी तौर पर आपको महफूज मकाम पर आ जाना चाहिए? ऐसा है कि ख्वाजाखेला के मुकाम पर एक डिवाइस लगी हुई है जो दरियाई स्वात का मेजरमेंट करते हैं कि यार पानी कितनी स्पीड से आ रहा है, पानी में कितना इजाफा हो गया। लेकिन PDMA ने अलर्ट जारी की थी, लेकिन पता नहीं कि हमारी इंतजामिया खरगोश की नींद सो रही होती कि क्या वजह है कि उसने पर वक्त इतला न दी न रेस्क्यू 1122 को, न जिली, न मकामी इंतजामिया को कि वो दरियाई स्वात चली जाए। वकास, कोई बाउंड्रीज नहीं तय की गई हैं कि यहाँ तक जाया जा सकता है, सयाह यहाँ तक जा सकते हैं, इससे आगे जाना उनके लिए रिस्की होगा? क्योंकि जाहिर है जिस पॉइंट पर इस वक्त मौजूद है वहाँ पर पानी का रेला इतनी जल्दी तो नहीं पहुँचा होगा, कुछ वक्त लगा होगा उसे। और पेशगी इतलात क्या थी? जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि PDMA ने अलर्ट तो कर दिया था, लेकिन 1122 वहाँ पर मौजूद नहीं थी या दीगर वहाँ पर इदारे मौजूद नहीं थे, तो ये कोई इस तरह की SOPs नहीं बताई गई हैं कि यहाँ तक आप जा सकते हैं, इससे आगे जाना जो है वो रिस्की होगा? जी, असल बात ये है ना कि दरियाई स्वात के किनारे एक स्ट्रीट फूड है ना, जहाँ पर सारी होटलें वगैरह है, तो वहाँ पर गैर तजावीज़ात हुई है। तो चीफ सेक्रेटरी जब मौका पर पहुंची तो उसने सारा सूरत हाल देखा, तो उसने फौरन यही कहा कि दरियाई स्वात के किनारे जितनी भी तजावीज़ात है उसे हटा दी जाए। अब तक तकरीबन तजावीज़ात हटाने की दूसरी रोज भी वो ऑपरेशन जारी है। अब तक तकरीबन 8 मकामात से तजावीज़ात हटा दी गई है और टोटल मकामात जो वकास, ये जो वाक़या पेश आया इससे कितनी दूर है वो तजावुज़ात? वो होटल्स जो आप बता रहे हैं कि कायम किए गए हैं गैर कानूनी तौर पर, वो तकरीबन 200 फुट दूर है। और वो भी इसमें बह गए हैं? वो होटल्स भी बह गए हैं इस पानी के अंदर, इस रेले के अंदर? जी, वो होटल्स वो भी पानी में बह गए हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं 200 मीटर। नहीं, वो पानी में नहीं बही थी, क्योंकि वो सयाह वहाँ होटल में नाश्ता करने के बाद दरियाई स्वात के किनारे सेल्फियाँ या तस्वीरें बना रही थी, तो अचानक दरियाई स्वात में तूग़यानी आ गई। तो वहाँ पर मकामी लोगों का कहना है कि हमने उसको बोला है कि आप इस साइड पे हो जाओ, क्योंकि पानी का बहाव आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होता है। तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट सफर करके हम तस्वीरें बनाते हैं, फिर हम वापस आते हैं। तो फिर एक मिनट में ये दरियाई स्वात का बहाव तेज हो गया और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बहुत शुक्रिया आपका। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद थे। और जहाँ पे नेग्लिजेंस है, जो उन्हें नज़रअंदाज किया जाना है और मुजरिमाना गफलत इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, साथ में जो इंक्रोचमेंट है, गैर कानूनी तामीरात हैं, वो एक बड़ी वजह है दरियाए स्वात के रास्ते में, जिसकी वजह से दरिया अपना रास्ता खुद बनाता है और आम आबादी, आम सयाह उसका निशाना बनते हैं। और वही तमाम लोग जो है इस वक्त वो गम व गुस्से का शिकार हैं, तकलीफ का, दुख का इजहार कर रहे हैं। शोबिज़ हलकों ने भी साने सवात पर गम व गुस्से का इजहार किया है। पाकिस्तानी शोबिज़ शख्सियात ने जो दरियाए सवात के ऊपर ये वाक़या पेश आया और जिस तरह से वहाँ पर मदद के लिए मुंतज़िर और बेबसी की तस्वीर बनाए ख़ानदान, जिसमें 18 अफराद जो हैं वो सैलाबी रेले में बह गए, इसके ऊपर सब ने गम व गुस्से का इजहार किया है। गुलकारा हदीका कियानी हो गई, उन्होंने भी लिखा कि साने पर गहरे दुख में मुब्तला हूँ और मुतासरा तमाम अफराद के लिए दिल से दुआ गो हूँ। इसके साथ ही पाकिस्तानी अदाकारा सबूर अली हैं, उन्होंने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो है वो सवाल उठाया कि जब क्रिकेट ग्राउंड सुखाने होते हैं तब तो हेलीकॉप्टर्स
एम्बुलेंसेस फ़ौरन आ जाते हैं, लेकिन इन 18 जिंदा इंसानों के लिए कोई परवाज़ क्यों नहीं आई है, कोई हेलीकॉप्टर वहाँ पर इमदाद के लिए क्यों नहीं पहुँचा। इसी तरह अदाकारा माहिरा खान ने भी इस वाक़े पर दुख का इजहार किया है और लिखा कि दिल की गहराइयों से दुख हुआ है, हम किस समत पर जा रहे हैं और हम क्यों नहीं बचा पाए इन जानों को। बिल्कुल, और इसी तरह से दीगर जो शोबिज़ के अहलका वो हैं, हमारे स्टार्स हैं, सितारे हैं, नुमान एजाज हैं, उनकी तरफ से भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया गया, अफसोस का इजहार किया गया। उन्होंने लिखा कि सहूलतें थीं मगर सिर्फ ख़ासों के लिए। एक ख़ानदान मदद को बुलाता रहा तबाह हाल मुल्क में, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। इसी तरह से माया अली ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने इस अफसोसनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की और कहा कि दीगर जो खिलाड़ी हैं वो भी इसी तरह से परेशान हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त दिली तौर पर रंज में मुब्तला है। ये जो मनाजर थे, जहाँ पर भी आप कोई रील स्क्रॉल करते थे, अपना मोबाइल उठाते थे, हर तरफ यही वीडियो ही गर्दिश करती रही है इस तमाम वीकेंड पे, और लोग बहुत गमज़दा हैं, गम व गुस्से का शिकार हैं। और ये सवाल बिल्कुल ठीक है कि ग्राउंड्स को सुखाने के लिए VIPs के लिए तो पहुंच जाते हैं हेलीकॉप्टर्स, लेकिन आम शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचता। बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। आप नहीं मत जाएगा, दीगर आम इशूज़ होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के हीरो की। जेवलिन थ्रोज की आलमी रैंकिंग जारी की गई है जनाब, और उसमें अरशद नदीम चौथे नंबर पर मौजूद हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने जेवलिन थ्रो में आलमी रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम 1370 पॉइंट्स के साथ आप चौथे नंबर पर मौजूद हैं। जी हाँ, और इसी तरह से अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के बाद रवां बरस सिर्फ एक इवेंट एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत की थी और उसमें भी गोल्ड मेडल जीता जनाब। ताहम रैंकिंग इवेंट्स में अदम शिरकत की वजह से अरशद नदीम की जो रैंकिंग है वो बेहतर नहीं हो सकी, और सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप से कबल अरशद नदीम ने 2 से 3 इवेंट्स में अभी शिरकत करना है, जिसके नतीजे में रवां बरस उनकी जो रैंकिंग है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। तो हमारी तरफ से उनके लिए बेस्ट विशेस। लेकिन भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं, टॉप पर हैं जी। बिल्कुल जी, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर से पहली पोजीशन उन्होंने छीन ली है और वो 1445 पॉइंट्स के साथ इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। क्योंकि नीरज चोपड़ा को हमारे अरशद नदीम ने हराया था, लेकिन इसके बावजूद रैंकिंग वो मुसलसल में हिस्सा लेते के साथ इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं, इसी वजह से उनकी रैंकिंग बेहतर है, उनके पॉइंट्स बेहतर हैं। उम्मीद करते हैं कि इस साल जो भरपूर शिरकत है उसके बाद अरशद नदीम भी अपनी रैंकिंग बेहतर कर सकेंगे। हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कुछ बात हो जाए एशिया कप की। अब एशिया कप टूर्नामेंट के इनेकाद के हवाले से मस्बत इशारे फाइनली मिलना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल जी, अब भारत जो है उसका पाकिस्तान के साथ खेलने की पॉलिसी में उम्मीद की जा रही है कि कुछ लचक आएगी, कुछ रवैया बेहतर होगा, लेकिन इसकी अभी फिलहाल उम्मीद जाहिर की जा रही है। एशिया कप रवां बरस सितंबर में UAE में कराया जाएगा, जबकि शेड्यूल का ऐलान भी जुलाई के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। तो जनाब इस पर बात करते हैं, हमारे साथ अहमद कुरैशी मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार। वेलकम टू शो कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस इवेंट को? आप अहमद समझ रहे हैं कि अब भारत कुछ नरमी दिखाएगा, भारत के रवैये में भी कुछ बेहतरी आएगी? और 6 कौन-कौन सी टीमें आपके ख्याल में इसमें शामिल होने जा रही हैं इस बार? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल भारत नरमी दिखाता है या नहीं दिखाता, इसका मेरे ख्याल में ये सोचने का ठेका हमने नहीं लिया हुआ, वो ACC ने लिया हुआ है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने। और अगर भारत शिरकत करता है तो भारत को भी फ़ायदा होगा और ऑब्वियसली बाकी को भी फ़ायदा होगा, और अगर भारत नहीं शिरकत करता तो भारत को मेरे ख्याल में बाकी टीम से ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन अहमद, आपने जिस तरह कहा कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का काम है, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं। जाहिर है जिम्मेदारी तो फिर भी पाकिस्तान की कहीं ना कहीं आयद हो जाती है। देखिए, पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं आयद होती, मोहसिन नकवी साहब की हद तक हम कह सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारी आयद होती है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है वो सिर्फ इंडिया की वजह से नहीं है, पाकिस्तान की भी इक्वल इम्पोर्टेंस है, पाकिस्तान की भी इक्वल वैल्यू है, और आई थिंक कि हमें अपनी उस वैल्यू को, उस इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। जब भी इंडिया में, पाकिस्तान में कोई इवेंट होता रहा, इंडिया ने किया हमेशा, लेकिन जब इंडिया में इवेंट होता था हम चले जाते थे। मेरी खुद भी काफ़ी इंडियन सहाफ़ियों से या ब्रॉडकास्टर से जब भी बात हुई तो वो हमेशा एक बात ही कहते रहे कि पाकिस्तान अगर जिस दिन क्लियर स्टैंड ले लेगा कि अगर इंडिया यहाँ आके नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे, तो उस दिन पाकिस्तान को खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि उनकी कितनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस है। तो वो चीज़ भी हमने देखी। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कभी हमने सही स्टैंड ही नहीं लिया था। सो द थिंग इज़ के जो एशिया कप है उसमें अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो उसका ब्रॉडकास्टर को फ़ायदा है, ब्रॉडकास्टर ज़्यादातर इंडिया से है, सो ऑब्वियसली इंडिया को फाइनेंशियल टर्म्स में फ़ायदा होगा।
और अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर को नुकसान है, और ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होगा तो उसमें पाकिस्तान की भी सेम इम्पोर्टेंस है एज अ सेड। दूसरा ये है कि होना चाहिए एशिया कप में, इंडिया को भी होना चाहिए, पाकिस्तान को भी होना चाहिए, क्योंकि एशिया कप एक ऐसा इवेंट है जो इस रीजन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, और ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि अगर आप बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान इन टीम्स को भी देखें तो कहीं ना कहीं इनको भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। एक कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी टीम्स नहीं होती। बड़ी टीम्स की टर्म्स में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया दो बड़े जॉइंट्स माने जाते हैं इस और टूर्नामेंट में। अहमद, हम दिली तौर तो पे ये ख्वाहिश भी रखते हैं कि जैसे जंग के मैदान में हमने भारत को एक सबक सिखाया है, उसी तरह से हम क्रिकेट के मैदान में भी भारत हमारे मद्दे मुकाबिल आए और हमारे प्लेयर्स जो है वो उनको सबक सिखाएं। हम तो ये दिली ख्वाहिश रखते हैं और दुनिया भी देखना चाहती होती है जब पाक भारत टाकरा होता है। अब आप टीमों के बारे में अगर बताएं हमें कि कौन कौन सी टीमें जो हैं वो आप देख रहे हैं इस क्रिकेट के अंदर, इस एशियन क्रिकेट के अंदर आप देख रहे हैं सीरीज के अंदर शामिल? देखिए, टीम्स की जहाँ तक बात है उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, आई थिंक ये टीम्स हैं जो कि शिरकत कर सकती हैं। यूएई ने काफ़ी अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट के लिए पिछले कुछ अर्से, तो यूएई के भी चांसेस हैं। जहाँ तक आपने बात की है कि पाकिस्तान इंडिया को हराए, जैसे हमने उन्हें जंग में हराया है, तो इंडिया ने बेसिकली पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम सोच के ही पंगा लिया था, लेकिन उनको पंगा लेने के बाद पता चला कि ज़मीन आसमान के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और पाकिस्तान की आर्मी में। सो अब ये जो जंग के बाद की सिचुएशन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जो भी टीम ये मैच हारेगी उसका जो सत्यानाश होने वाला है सोशल मीडिया पे। तो और इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हमें कौन कौन सी प्लेइंग 11 को उतारना चाहिए मैदान में? देखें, प्लेइंग 11 तो अभी कहना काफ़ी कबदस वक्त है, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है जिस तरह की आपकी टीम सेटल डाउन हो चुकी है यंग प्लेयर्स के साथ। उसमें अगर देखा जाए तो आपके सीनियर प्लेयर्स बाबर रिजवान वगैरह की जगह नहीं बनती, लेकिन क्या आप इतने बड़े इवेंट में उनके बगैर जाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरे ख्याल में अगर आपकी टीम सेटल हो गई है तो आपको इसमें ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करनी चाहिए, बजाय इसके कि जो परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की अब आनी शुरू हुई हैं। पाकिस्तान अगर इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है तो इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाना चाहिए इसी यंग लॉट के साथ, क्योंकि फिर जब आपके वो दो सीनियर प्लेयर्स आएंगे बाबर रिजवान, फिर वो अपनी टुक टुक वाली अप्रोच के साथ खेलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं टीम की परफॉर्मेंसेस पे इफेक्ट होगा। अभी हमने जो अप्रोच देखी है पाकिस्तान की टीम की वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी पॉजिटिव है, और जिस इंटेंट की हम बात करते रहे पिछले 2-3 साल में कि वो मिसिंग है, वो भी अब फाइनली नज़र आना शुरू हो गया है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है वो यही है कि शायद आपको बाबर रिजवान ना नजर आए, बाकी जो करंट आपकी यंग है। अच्छा, बॉलिंग हमारी बिल्कुल सही अहमद, हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग रही है एक लंबे अरसे तक, लेकिन हमारे जो पेसर्स हैं उसके अंदर भी अगर वो परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए आइडियली वो काफ़ी अरसे से नहीं देखी जा रही। आपको लगता है कि उसके अंदर क्या इजाफा मजीद होना चाहिए? अभी पीएसएल के अंदर आपको लगता है कि ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस थी जिनको नए टैलेंट को ऐड होना चाहिए, अभी तक नहीं किया गया? सलमान मिर्जा जो कि लाहौर कलंदर की तरफ से खेले थे, आई थिंक उनको ऐड करना चाहिए था। खास तौर पे बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज में उनको मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट द पीएसएल आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। उसकी लाइन लेंथ भी एक्यूरेट थी, उसकी पेस भी ज़बरदस्त थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि हमने सारी ज़िंदगी ही अपनी क्रिकेट में अपनी फास्ट बॉलिंग पे डिपेंड किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी फास्ट बॉलिंग पिछले 2-2.5 साल में बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है, और यही वजह है कि हम छोटी से छोटी टीम से भी हारते गए। क्योंकि पहले ये होता था कि हमारी बैटिंग अगर कम से कम टोटल भी बनाती थी तो हमारी फास्ट बॉलिंग इतनी आउट क्लास थी कि वो उस कम से कम टोटल को भी डिपेंड कर लेती थी। लेकिन अब जब से फास्ट बॉलिंग एक्सपोज होनी शुरू हुई है तो हमारी परफॉर्मेंसेस का कोई हाल नहीं रहा पिछले कुछ अर्से में। मेरे ख्याल में एक तो सलमान मिर्जा को ऐड करना चाहिए था। अली रजा एक काफ़ी अच्छा और टैलेंटेड लड़का नज़र आ रहा है, उसकी कोई आंखों का एक ऐसा प्रॉब्लम था, उसका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अब वो दोबारा से प्रैक्टिस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दो फास्ट बॉलर्स मुझे लगता है कि इनमें ये पोटेंशियल है कि ये पाकिस्तान की एक बैकबोन साबित हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली शाहीन हो, हारिस हो या फिर नसीम शाह हो, इनकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही खासतौर पिचेस पे, तो फिर मेरे ख्याल में हमें यंगस्टर्स को बैक करना चाहिए, जैसे हमने बैटिंग में यंगस्टर्स को बैक किया।
तो रिजवान की जगह। डन, बहुत शुक्रिया। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और एशिया कप के लिए अब मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं एक ज़बरदस्त इवेंट होगा, पाकिस्तान उसके अंदर एक नुमाया किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान और भारत का टाकरा होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि बिहारिया जो कशीदगी थी उसके बाद सबकी नज़रें मज़ीद गहराई के साथ इस मुकाबले में। बिल्कुल, और पाकिस्तान को एग्रेसिवली खेलना होगा, पाकिस्तान को अपना दिफा करना है और यकीनी तौर पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान भारत को जवाब दिया है, उसी तरह से हमारी अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी जवाब देना होगा। और एक बात देते हैं और एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक, सुबह खैर। और आज है सोशल मीडिया का आलमी दिन, दुनिया भर में ये दिन मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया की जितनी अहमियत बढ़ चुकी है, जितना किरदार हमारे ज़िंदगियों में बढ़ चुका है, मेरे ख्याल में इससे कोई भी इनकार कर नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, जितने इसके अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका, उतना ही नेगेटिविटी भी है इसके अंदर। अगर हम देखें तो इंसानी ज़िंदगियों में अब मेल जोल का ज़रिया, मुलाकात का ज़रिया, बातचीत का ज़रिया अब सोशल मीडिया ही रह गया है। अब मिलने जाने से बेहतर समझते हैं कि अब सोशल मीडिया पर एक मुलाकात कर लें। वो आपकी गुफ्तगू उसके अंदर वीडियो कॉल के अंदर भी हो सकती है, मैसेजेस के अंदर भी हो सकती है, और इसको आप सारा दिन, अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, रिश्तेदार फैमिली सब दूर हैं, इवन घर पे भी हैं, तो आप सोशल मीडिया बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं और ये आपका इतना वक्त भी खा जाता है सोशल मीडिया, और साथ ही साथ जो है वो आपका टाइम वेस्ट करने के साथ आपको उल्टी चीज़ों की तरफ भी बिल्कुल। और बच्चे इस लत में पड़ चुके हैं। दुनिया के 4.7 बिलियन से ज़ायद लोग हैं जो कि सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया की तकरीबन 60% आबादी के बराबर है। और आज सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली साइट्स हैं और 94.8% सार्फिन ने चैट और मैसेजिंग एप्लीकेशन और वेबसाइट्स तक रसाई हासिल कर ली है। तो हर बंदे की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा ये बन चुका है, तो इसकी अहमियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन बात वही आपकी वाली है कि इसके सही और गलत इस्तेमाल का फैसला आपने करना है, क्योंकि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स अपनी जगह मौजूद हैं। अपने बच्चों को इससे किस तरह से बचाना है, इसके बुरे असरात से बचाना है, ये बहुत अहम है। और जिस तरह से इससे अपने बच्चों को वैसे महफूज रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं, उनकी सोच समझ की सलाहियत उतनी नहीं है। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स की बात हो रही है तो नाज़रीन, एक ट्रेंड आजकल चल पड़ा है, टर्मरिक ट्रेंड इसको कहा जा रहा है, और हर कोई आपने देखे, आपने उसको ट्राई किया, आप इस ट्रेंड में अगर पीछे रह गए, इस तरह के ट्रेंड से मैं दूर ही रहता हूं और मैं पीछे रहना चाहता हूं। ट्रेंड जो है इसके अंदर अभी तक जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 100 मिलियन हल्दी जो है 10 करोड़ की हल्दी जाया की जा चुकी है। मतलब ये कोई बात ना। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड जो है ये बहुत ज्यादा इन हो रहा है इस वक्त। अच्छा जी, हम आपको थोड़ा सा इसके लिए मदद फराम कर देते हैं। एक ग्लास लेना है आपने शीशे का, उसके नीचे आपने लाइट या टॉर्च कुछ ऐसे सेट करके रखनी है। जब आप उसके ऊपर हल्दी डालेंगे तो फिर यकीनी तौर पे वो एक बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला की वैसे तो ये देन है हल्दी, टर्मरिक, उसके सेहत के भी बहुत से फायदे हैं, एंटीसेप्टिक है। और अच्छा, इसको खाना, इसको पीना, इसको फेस पर लगाना, इसको बेशुमार जगह पे जहाँ पर आपको कोई जख्म, कोई चोट लग गई है तो आप वहाँ लगाते हैं, तो ये आपके लिए बड़ी कारआमद है। लेकिन जो इस वक्त हम देख रहे हैं ये बड़ा ही खूबसूरत एक मंजर पेश करती है। ये पानी के अंदर जब हल्दी आप डालते हैं तो इसके ऊपर म्यूजिक बड़ा खूबसूरत लगाया जा रहा है। हाँ, वो भी देखिए, ये कपल ने इसी तरह से इस ट्रेंड को फॉलो किया है। अहमद हमारे साथ मौजूद है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं आप। किस तरह से ये ट्रेंड्स बन जाते हैं? हम देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा एक काम है जो आप बैठ के लाइट नीचे रख के पानी के अंदर हल्दी डाल रहे हैं, लेकिन सब इसको हम देख रहे हैं इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। और एक सारिफ ने तो एक बहुत बड़ा कैन 18 लीटर की बोतल रख के उसके अंदर हल्दी डाल रहा है। मतलब क्या हो गया हमारे लोगों को, और अब इसको इतना फॉलो किया जा रहा है कि तकरीबन 10 करोड़ की जो हल्दी है वो हम वेस्ट कर चुके हैं। सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में तो जो भी हो रहा हो। तो इम्तिनान क्या कहते हैं, आप किस तरह से ट्रेंड बन जाते हैं? मैं सर्टेनली इसके बारे में बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, जाती तौर पर सोशल मीडिया का दिन बिल्कुल बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के लिए, एंड यू वेरी राइटली सेड कि दुनिया की पॉपुलेशन का आज 60% सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। दैट मीन्स के लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। रहबानियत की इजाजत नहीं है, जंगलों में कोई नहीं जाना चाहता। पीपल वांट टू बी कनेक्टेड। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हथियार आपके पास है, आपकी मर्जी है इसको पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल करें, इसको नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल करें। चाहे तो इससे इल्म फैलाएं, अपने थॉट्स दें, अपना नैरेटिव दुनिया को समझाएं, अपनी एक ताकत बनाएं, या चाहे तो फेक न्यूज फैलाएं, जैसे इंफॉर्मेशन फैलाएं। ये टोटली अप टू यू। जाती तौर पर ये जो टर्मरिक का सिलसिला, जैसे बहुत सारे चैलेंजेस पहले भी आते रहे। 10 ईयर चैलेंज, मैं 10 साल पहले कैसा लगता था, मैं आज कैसा लगता हूँ,
ये चैलेंजेस भी हमने देखे हैं, और उसकी वजह से फेशियल रिकग्निशन के सॉफ्टवेयर को बहुत डेटा भी मिला। और अगर थोड़ा और पीछे चले जाएं, आइस बकेट चैलेंज आया करता था। आइस बकेट चैलेंज में करना कुछ नहीं था, सिर्फ बर्फ होती थी, अपने ऊपर डालनी होती थी। लोग एज अ फन, तफरीह के लिए काम करते थे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा चैरिटी पूरी दुनिया में गुर्बत के खिलाफ लड़ने के लिए, भूख के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत मदद भी मिली उससे। अब जो ये टर्मरिक का सिलसिला है ना, जाती तौर पर मुझे तो इससे कोई इतराज नहीं है। और उसकी वजह ये है कि जब आपने बच्चों को सिखाना है कि रंग क्या होते हैं, रंगों की अफादियत क्या होती है, रंग देखे कैसे जाते हैं, तो इस तरह के तजुर्बे रहेंगे। इसको मैं जाती तौर पर ये नहीं समझता कि 10 करोड़ का नुकसान हो गया या लेकिन आपका इम्तनान, आपकी खुराक ये भी तो ज़ाया एक हो गई। चीज़ है कि हम सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कनेक्टिविटी के लिए ठीक है, हम एक दूसरे से कनेक्ट रहना चाहते हैं और हमें एक दूसरे से बातचीत के लिए एक बेहतरीन ज़रिया मिल चुका है। अब हमें जाना नहीं पड़ता फिजिकली, बल्कि हम फ़ोन पर ही हम अपने सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू उससे कनेक्ट रह सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो हमारे बच्चे ज़्यादातर टाइम अब सोशल मीडिया पर वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहा है। अब वो नए नए जो तरीके हैं जल्द से जल्द सोशल मीडिया पर मशहूर होने के, या फिर अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाने के ज़राओं में लगा रहे हैं, बजाय इसके कि वो पढ़ाई के में अपना इंटरेस्ट लगाएं। तो नहीं समझते कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमें एंगेज कर रहा है, हमें पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ जाने की बजाय हमारा टाइम वेस्ट करवा रहा है। एग्जैक्टली, बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो आपका टाइम तो कंट्रोल कर देती हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल था, वो कोई भी आप इस तरह का औजार, कोई भी इस तरह का सोशल मीडिया का हथियार औलाद को देते हुए, नई नस्ल को देने से पहले उसको समझाना था इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके फायदे, इसके नुकसानात क्या हैं। प्रॉब्लम ये है कि आज जो सबसे ज्यादा ज्यादती मुझे लगता है हुई है ना, वो उस नस्ल के लोगों के साथ हुई है जो जो मेरी उम्र के हैं, जिनके जी। बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन इनको किसी ने बताया नहीं था, क्योंकि हमारे दौर में ये टेक्नोलॉजीज आई। आज जब बच्चा पैदा होता है, दे आर बॉर्न विद टेक्नोलॉजी इन देयर हैंड। उसको पहले से पता होता है कि भाई मोबाइल का इस्तेमाल क्या करना है, गेमिंग क्या है, सोशल मीडिया क्या है। दे आर बॉर्न जी। दे आर बॉर्न विद द टेक्नोलॉजी। तो ये जेन जी के पास आज ये टूल्स हैं। हमें ये तरबियत नहीं दी गई कि हमने अपने बच्चों को कंट्रोल कैसे करना है, क्या बताना है कि ये फायदेमंद तो है, आपके और ख्याल कब में बताना है इम्तिहान कि ये हमें फायदेमंद नहीं है। किस किस कैटेगरी में अपने आप को शुमार करना है या अपने बच्चों को तरवीज देनी है? क्योंकि दो तरह के लोग इस वक्त पाए जा रहे हैं, एक वो जो ये सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं, और दूसरे वो जो उस कंटेंट को देख रहे हैं। तो आपके ख्याल में दोनों में से बेहतर क्या है, और कोई तामीरी काम करने के लिए हमें क्या करना होगा इसके अंदर? सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है ना, वो इस मुल्क में तालीम का रिवाज कॉमन बनाना है। हर इंसान को, बेशक अगर आप उस ग्रेजुएट नहीं करा सकते, उसको शऊर इतना दे दें कि वो अपनी नस्लों को तरबियत दे सके। लेकिन जब दरअसल अगर ये भी नहीं कर सकते, तो एक छोटी सी चीज है, वालिदैन को ये समझाएं कि वो अपनी औलाद को ये समझाएं कि जो आज आपने सोशल मीडिया पे 1 घंटा गुजारा, 2 घंटे गुजारे, वो करने के बाद, वो जो भी आप देख रहे हैं, चाहे वो टर्मरिक चैलेंज है, आइस बकेट चैलेंज है, देखने के बाद क्या आप अच्छे इंसान बने या आप बुरे इंसान बने। उससे दरअसल आपके अंदर हिजान पैदा हुआ, आपके अंदर हलचल पैदा हुई, बेचैनी पैदा हुई, या कुछ अच्छा सोचने को मिला। अच्छा ये जो इम्तिहान, ये बात अच्छाई जो है आप ना, कह रहे हैं कि ये जब तक आपके बीज नहीं अंदर डालेंगे एक फर्क नहीं बेचैनी पड़ेगा। पैदा हुई, आपके अंदर घबराहट, आपके अंदर एक एग्जाइटी जन्म ले लेती है, ये बहुत बड़ी कॉज है बच्चों को बेरा रवि का शिकार करने की। हम देखते हैं कि एक तो सोशल मीडिया ऐप्स का आप इस्तेमाल करते हैं आप किसी अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, या आप अपने काम को तरवीज देने के लिए, अपने काम के लिए, लेकिन जो बच्चे बैठ कर देख रहे हैं घरों में, वो हमारा सोशल मीडिया कंटेंट वो भी देख रहे हैं। जो लोग जो है वो बहुत जल्द मशहूर होने के लिए अपनी ज़िंदगी को, अपनी बेडरूम वॉशरूम की लाइफ को दिखाना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा कंटेंट जो कि पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में बैन हो जाना चाहिए, इस तरह का कंटेंट दिखाकर हमारे बच्चों को किसी और ही राह पर चला रहे होते हैं, और हमारे बच्चे कहीं ना कहीं उस ज़िंदगी को आइडलाइज करना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि वो बेरा रवि का शिकार हो जाते हैं। तो हम किस तरह से इस तरह के कंटेंट से बच्चों को बचा सकते हैं? आपने सही कहा कि अच्छे और बुरे की तमीज़ देने के बाद हम बच्चों को सोशल मीडिया उनके हाथ में थमाते हैं, या ये हथियार उनके हाथ में देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये बार बार उसको देख नहीं पाते हैं ना। पेरेंट्स भी अब इतनी नज़र नहीं रख पाते हैं कि वो देख पाएँ हाथ थोड़ी देर के बाद कि बच्चा देख क्या रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या डेवलप हो रहा है। और जब तक बच्चा बिगड़ चुका होता है या बच्चा उस तरफ जा चुका होता है, फिर हमें समझ आती है कि हम बहुत गलती कर चुके हैं या बहुत देर कर चुके हैं। तो इस तरह के कंटेंट पे आप क्या कहेंगे? मेरा तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, और वो ये कि मैं शायद ये बात बड़ी गारंटी के साथ, बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आपके व्यूअर्स, आपके देखने वाले, मेरे सुनने वाले, सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करने वाले, मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि सोशल मीडिया पर वो ये चेक कर सकते हैं कि उनका बच्चा देख क्या रहा है। लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है।
कि वो अपने बच्चों के कंटेंट के ऊपर नजर रख सकते हैं। हमने Okay. ये चीजें तो कॉमन कभी की नहीं। हमने फैमिली व्लॉगिंग कॉमन कर दी है, हमने अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर डिस्प्ले करने को कॉमन बना दिया है। देखिए, जो सोशल मीडिया है ना, ये मुकब्बिर का काम करता है, जिसको आप आम तौर पे लाउड स्पीकर के साथ ना एक एम्पलीफायर लगता है। अगर आप नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिविटी को फैलाएगा, अगर आप पॉजिटिव इंसान हैं वो पॉजिटिविटी को फैलाएगा। ये फैसला इंसान ने खुद करना है, उसने फैलाना किस चीज को है। वो क्या दुनिया को इल्म देने आया है, दुनिया को सही रास्ता देने आया है, या दुनिया को फेक न्यूज, दुनिया को डिसइंफॉर्मेशन, दुनिया को एक नेगेटिव नैरेटिव देने आया है। ये सारी जो जंग है ना, ये सारी जंग नैरेटिव की है। समवेयर मैं किसी हद तक सरकार को भी मोर्द इल्जाम ठहराता हूँ कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सरकार के कंट्रोल में तो होने मैं इसी चाहिए तरफ थे। आना चाह रहा आप रशिया था चले जाएं। इम्तिनान, आपके ख्याल में अब जी। ये काम हमें अपने खुद ही एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए करना होगा, या फिर सरकार को जिस तरह फायरवॉल इंस्टॉल की थी या दूसरे उनको पाबंदियां लगानी पड़ेंगी, सजाएं सख्त करनी पड़ेंगी ताकि इस तरह के कंटेंट या जो मुतनाज़ चीज़ें बनाने वाले हैं उनको कटहरे में लाया जा सके? देखिए, आपने फैसला करना है कि आपके बच्चों को कोई भी दुनिया में इंसान कोई नैरेटिव दे रहा है, वो नैरेटिव देने वाला कौन हो। वो नैरेटिव देने वाला कोई पाकिस्तानी होगा, ये पाकिस्तान की सरकार होगी, या उम्मत मुस्लिमा को कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, या वो कोई ऐसी ताकत होगी जो शैतानी ताकत है, कोई ऐसा होगा जो वेस्ट के कंट्रोल में। वो नैरेटिव किसी ने तो देना है, ये फैसला आपने करना है। चाइना ने अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए, आप रशिया जाएं, रशिया के पास अपना आरके प्लेटफॉर्म है। आप जापान जाएं, जापान में फेसबुक इंस्टाग्राम यूज नहीं होता, वहां पर मिक्स ही ज्यादा यूज होता है। लेकिन हम चले गए बिल्कुल वेस्ट के कंट्रोल में, सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने अपनी आवाम को डाल दिया, हमने तो अपना कंट्रोल कहीं नहीं रखा। इसलिए आज बच्चों के जो दिमागों में जंग लड़ चल रही है ना, ये नैरेटिव की जंग है। वो वालिदैन से कुछ और सुनते हैं, वो माशरे में कुछ और देखते हैं, और सोशल मीडिया उनको कुछ और बताता है। सो द रोड अहेड इज नॉट वेरी पॉजिटिव। मुश्किलात ज्यादा नजर आ रही है, ज्यादा चैलेंज आएंगे आगे चलकर इस कौम को भी और वालिदैन को भी, अगर आज आपने सोशल मीडिया को रेगुलेट ना किया। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इम्तिहान, आपने जिस तरह से कहा कि बाकी तमाम जो ममालिक हैं उन्होंने अपनी अपनी ऐप्स रखी हुई हैं और उनका एक कंट्रोल है, एक चेक है अपने अवाम के ऊपर। यकीनी तौर पर हम भी यहाँ पर हुकूमत से यही चाहते हैं, जिस तरह से फायरवॉल लगाई गई थी वो उसका मकसद भी यही था कि इस तरह के डाटे को कंट्रोल किया जा सके, या इस तरह के मवाद को अवाम तक पहुँचने से रोका जा सके, जो कि हमारे बच्चों के लिए या हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। आप समझते हैं इस फायरवॉल का मकसद जो था वो पूरा हो पाया है और हम उसको फ़िल्टर कर पाएंगे इस तरह के मवाद को, या फिर मजीद हुकूमत को कुछ इक़दामात करने की ज़रूरत है अभी भी? देखिए, ज़ाती तौर पर मुझे नहीं लगता कि जो फायरवॉल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की थी उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। उसकी वजह ये है कि जब कभी किसी भी मुल्क में आपने इस किस्म का कोई इनिशिएटिव लेना होता ना, तो पूरी कौम की बैकिंग चाहिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऐसी चीज़ पर बुलानी चाहिए, क्योंकि पूरी कौम साथ खड़ी होगी तब आप इस तरह का काम कर सकते हैं। जब एक पर्टिकुलर पार्टी का या किसी भी एक सरकार में आई हुई पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट होगा, वो चीज अचीव नहीं हो पाएगी, आवाम उसको दिल से कबूल नहीं करेगी। हम नैरेटिव की जंग के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कभी नहीं बुलाते। हम वो खतरात के ऊपर उन खतरात को बुलाते हैं जो टैंजिबल होते हैं, नजर आते हैं। लेकिन ये जो इनटैंजिबल है ना, ये ज्यादा बड़ा खतरा है। इसके ऊपर जब सरकार भी बहुत बड़ा डालेगा, यकीनी तौर पे सही कह रहे हैं। एपीसीज बुलाएं। बहुत शुक्रिया इम्तिहान अहमद हमारे साथ मौजूद थे। और फिर हम देखते हैं पार्टीशन भी अपने मकासद के लिए गवर्नमेंट लेकर आती है, पीका एक्ट लाया जाता है, वो भी मुतनाज़ बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी जो असल टारगेट होना चाहिए, अहदाफ होने चाहिए, मफादात होते जी हाँ जाता है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पे बात होगी हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं रूट 47 की 4.5 किलोमीटर तवील और 2 तरफा और 3 रोया जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुश्तमिल बाकायदा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया जनाब। और ये रूट 47 पर 912 मेगावाट नस्ब सोलर पैनल्स हैं जो कि 1 मेगावाट तक बिजली पैदा करेंगे। वैसे नाम बड़ा मुनफरिद है, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसकी तफसीलात। बिल्कुल, रूट 47 ये क्या मंतक है, क्या इसके पीछे हिस्ट्री है? 2.5 किलोमीटर तवील साइकिल सवारों के लिए अलग लेन मखसूस है जनाब इसमें, और 50 लाख गैलन से जायद बारिशी पानी को महफूज करने के लिए मसनूई झील तैयार की गई है, खूबसूरती के लिए फवारे हैं और इरिगेशन सिस्टम नस्ब किया गया है। बहुत से यानी कि खसूसियात का हामिल है ये। कलमा चौक के वॉल्टन से मिलाता है 47 रूट, जिसकी जद्दोजहद आज़ादी 1947 से इसे मंसूब किया गया जनाब। बिल्कुल जी, और ये शायरा की शनाख्त जो है उजागर करने के लिए मुख्तलिफ मोनूमेंट्स भी नस्ब किए गए हैं इसके अंदर। और CBD रूट 47 को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर फॉल कर दिया गया है।
आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं और आपका ये जो रूट है ये आपको बिजली भी पैदा करके देगा। और ये रूट 47 4.5 किलोमीटर तवील है, 3 रोया ये रूट है। हमारे साथ मौजूद हैं रियाज हुसैन साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल CBD पंजाब। वेलकम टू शो कहेंगे आपको रियाज हुसैन साहब। यकीनी तौर पर बहुत ऐसा इकदाम है गवर्नमेंट का और इस तरह की जो इकदाम है वो होते रहने चाहिए। हमारे पूरे पाकिस्तान में इस तरह की रोड्स बनाई जानी चाहिए। एक तो बिजली इससे पैदा होगी और दूसरा ये कनेक्ट जो करेगा जाके डायरेक्ट आपको वॉल्टन के साथ या आपको डायरेक्ट DHA के साथ कनेक्ट करेगा, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे हमारे शहरियों के लिए भी, क्योंकि हमारे शहरी इस वक्त जानना चाह रहे हैं जो मस्तूई झील बनाई गई है इसके अंदर और फिर जिस तरह से ये ट्रैक बिल्कुल बिजली भी पैदा करता है। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया और लाहौरियों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक नया तोहफा कि जो शॉर्टेस्ट रूट है जो गुलबर्ग को वॉल्टन के साथ मिलाता लिंक करेगा। और ये सिर्फ DHA नहीं है जी, वॉल्टन के साथ कैंट भी है, पंजाब हाउसिंग सोसाइटीज़ भी है। आपका सारा आपका सफ़र बड़ा आसान हो जाता है, इसके साथ कनेक्ट होता है जी। ये फिरोजपुर रोड को भी कनेक्ट करता है। सबसे पहले आपने बात की कि इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, वाई वी कॉल्ड इट रूट 47। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसके पीछे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपना पाकिस्तान बनने के बाद पहला कदम रखा था वो इसी वॉल्टन एयरपोर्ट के ऊपर रखा था। तो हमने इस पूरे जो CBD पंजाब है जिसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2014 में कंसीव किया था, फिर 2019 में 21 में इसकी बुनियाद रखी गई और अब हमने 25 में इसको मुकम्मल किया CM पंजाब और चीफ सेक्रेटरी साहब की खुसूसी काविश के साथ। तो हमने सोचा यही था कि ये तरक्की का पहला ज़ीना है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पहला मुबारक कदम इसी तरह है और ये पाकिस्तान का पहला CBD है। तो इसीलिए हम इसको कायद-ए-आज़म के साथ मंसूब करना चाहते थे ताकि उनके बाबरकत कदमों से उठकर हम आसमान की बुलंदियों को छुएं। इसीलिए हमने इसे रूट 47 कहा। और इसकी एक और भी सिग्निफिकेंस है कि हिंदुस्तान से माइग्रेट करके जो सबसे पहले लोग महाजर आए थे वो इसी वॉल्टन के ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे कैंप लगा था और यहाँ पे पाकिस्तान के यहाँ पे कैंप लगा था। तो इसीलिए हमने मुहाजिरीन की उस जो काविश है उसको भी एक देना चाहा, ट्रिब्यूट देना चाहा। तो इसीलिए हमने इसका नाम रूट 47 रखा है। चूँकि ये लाहौर के सबसे मॉडर्न जिसको हम गुलबर्ग कहते हैं और वॉल्टन जो पहली अमाजगाह था महाजरीन की, तो हमने इसको दोनों को कनेक्ट किया। की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है और इसलिए कोई शक नहीं। अच्छा, कितना वक्त बच पाएगा शहरियों का और ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा? देखिए जी, ये बेसिकली तो वॉल्टन जो गुलबर्ग से लोग आ रहे थे, अब ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। जो लोग मोटरवे से उतरेंगे सिर्फ एक सिग्नल है पंजाब यूनिवर्सिटी का और ये सिग्नल फ्री है टुवर्ड्स DHA, टुवर्ड्स फिरोजपुर रोड, टुवर्ड्स कैंट। ये जितने भी ये तकरीबन कोई 10 से 12 लाख की आबादी है जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अगर आप मजीद फेज 6, फेज 7 बेदिया रोड और इसकी तरफ भी देखें तो ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलता है कि जो भी शहर से बाहर आएगा मोटरवे से आते हैं डायरेक्टली। खर्च कितना आया पंजाब यूनिवर्सिटी? खर्च कितना है? इसकी लागत पे 11.5 बिलियन है। ये सिर्फ एक रूट नहीं है जी, 4.5 किलोमीटर। ये पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे वाह। ये लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है, पहला गवर्नमेंट सेक्टर का लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है। लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट होने की वजह से अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी। ये वो वाहद प्रोजेक्ट है जो डिज़ाइन हुआ है हाई राइज को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान में सरकार के लिहाज से जैसे गुलबर्ग है, ये एक रेजिडेंशियल एरिया था जिसको कन्वर्ट किया गया कमर्शियल में। जब आप रेजिडेंशियल को कन्वर्ट करते हैं कमर्शियल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से सपोर्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम आते हैं, सीवरेज के प्रॉब्लम आते हैं, ड्रेनेज के प्रॉब्लम आते हैं। गो के LDA और वासा ने बड़ी काविश करके इन सारे इश्यूज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाय डिज़ाइन वो एक हाउसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब वहाँ पे 300 फीट की इमारतें आ रही हैं जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोडक्ट अच्छा साहब, ये ताहीर का भी बड़ा शिकार रहा, जिस तरह से आपने खुद भी बताया कि इसका आगाज़ 2019 में हुआ और उसके बाद ये टाइम टेकिंग रहा काफ़ी। 2025 में जाके ये मंसूबा मुकम्मल हुआ। इसके अंदर क्या क्या ऐसी खसूसियात डाली गई हैं, ये क्यों दूसरी रोड से खुद को मुख्तलिफ करता है, इसके ऊपर थोड़ी सी अगर रोशनी डालें कि ताहीर का शिकार क्यों और खसूसियात इसके? देखिए, 2021 में शुरू हुआ और 2024 में ये मुकम्मल हो गया। ये सिर्फ रूट नहीं था, इसमें कलमा चौक की रीमॉडलिंग शामिल थी। हमने इस सबसे पहला इशू जो था
कि हमें इसको एक एसेस देनी है, इजी एसेस देनी है, ताकि लोग आसानी के साथ CBD के अंदर आ सके। तो उसके लिए हमें कलमा चौक को रिमॉडल करना पड़ा। फिर कैंट की तरफ से जो लोग आते थे, आपको याद होगा घोड़ा चौक के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होती थी। ट्रैफिक भी, और वहाँ पे तो पानी, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वहाँ पे तो सीवेज का बड़ा मसला था। यही मैं बताने लगा। आप इस दफा अगर आपने देखा हो वॉल्टन रोड को देखा, अब तो पहचाना नहीं जाती तो फिर हमने वॉल्टन रोड को भी कंप्लीट किया, घोड़ा चौक को भी कंप्लीट किया, फिर हमने रूट 47 को भी कंप्लीट किया। रूट 47 2022-23 में मुकम्मल हो गया, लेकिन चूंकि अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इसके साथ मुकम्मल नहीं था, हम इसको अनफिनिश खोलना नहीं चाहते थे। और जैसे आपने बात की कि इसको मखसूस क्या करता है, सबसे बड़ा मखसूस करता है कि इसके ऊपर तकरीबन 1 किलोमीटर का एक ब्रिज है, जो लाहौर का पहला ब्रिज है, जो 3 लेन है और इसके साथ वॉकवेज दिए गए हैं लोगों को चलने के लिए। अच्छा, अब जब आप वॉकवेज चलते हैं तो आपको पता है हमारा मौसम बहुत शदीद होता है, तो उसको कवर करने के लिए हमें शेड का इस्तेमाल करना था। उस शेड के लिए फिर हमने कहा कि हमने शेड बनाया, और शेड जब हमने फ्रेम लगाया तो हमने ख्याल किया कि यहाँ पे तो बहुत अच्छा मौका है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, डायरेक्ट सनलाइट का इफेक्ट था। तो उसके ऊपर जब हमने कैलकुलेशन करवाई तो 1 मेगावाट के सोलर पैनल लगे। अब 1 मेगावाट से मुराद ये है कि हमारी जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स है और हमारा जितना भी ऑफिस, हमारा वॉल्टन के अंदर ही ऑफिस है, ये सारे का सारा 1 मेगावाट से जो है ये कवर हो रहा है सारा। हमारी कुछ 600-700 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है ये लाइट्स को डाल के। इसके साथ साथ जो सबसे इसकी मुनफरिद बात है कि पानी एक इंतहाई संगीन मसला बनता चला जा रहा है, तो हमारे बर्रे सगीर के अंदर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए। आपको पता है हिंदुस्तान कहता है कि हमने पानी बंद कर दिया, अल्लाह का शुक्र है वो पानी तो ना बंद कर सके, लेकिन उनकी सांसें बंद कर दी। तो हम इसी लिहाज से हमने पानी को महफूज करने के 3 तरीके हैं, मुरव्वजा तरीके। पहला ये कि आप कम से कम पानी को इस्तेमाल करें एफिशिएंट यूज़ के साथ। दूसरा, आप ऐसे यूटेंसिल्स यूज़ करें जो पानी की कंजर्वेशन को बहाल कर सकें। तीसरा ये होता है कि आप बारिश पानी को महफूज करें और फिर उसको रीयूज करें। ठीक है। CBD पंजाब के बायलॉज के अंदर ये तीनों मुरव्वजा तरीके शामिल हैं। हम लीड सर्टिफाइड हैं, तो हमारा ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर अलहदा है। ग्रे वाटर से मुराद वो है जो वो पानी जो हम रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे किचन का पानी है, जैसे आपका कपड़े धोने का पानी है, जैसे आप सफाई सुथराई के लिए, वजू के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, उसे हम ग्रे वाटर कहते हैं। ब्लैक वाटर वो जो हम टॉयलेट के लिए, अब ये रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल भी होगा। जो ग्रे वाटर ये देख भी रहे हैं, CM साहब पहुंची भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमारे लोकल ये सारे आइडियाज़ भी प्रोड्यूस हुए और लोकली इंजीनियर्स की तरफ